नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर गुजरात के जाफराबाद शहर से है, जहां आने वाले त्योहार गणपति विसर्जन और ईद मिलाद नबी को लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एजी गोहिल द्वारा जाफराबाद के हर समाज के प्रमुखों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और आगामी त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाए जाने पर चर्चा की गई। एजी गोहिल ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पुलिस व्यवस्था रखने को भी कहा। जाफराबाद टाउन पुलिस स्टेशन खाते जाफराबाद शहरना हिंदू मुस्लिम આગેવાનોની શાંતિ સમિતિની બેઠક લેવામાં આવી। આગામી ગણપતિ વિસર્જન તેમજ ઈદ એ મિલાદના જુલુસ અનુસંધાને હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા સાથે ખૂબ જ સારી રીતે તહેવાર ઉજવાય એ માટે આગેવાનોને અપીલ કરવામાં આવી અને તમામ આગેવાનોએ સહકાર આપવાની ખાતરી આપી અને આ મીટિંગ પૂર્ણ કરવામાં આવી। खबर राजस्थान के जोधपुर से। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह, पूर्व पुलिस उप कप्तान राजश्री राज वर्मा, एडीएसपी ट्रैफिक दुर्गाराम चौधरी, एएनसीपी रविंद्र बोथरा जैसे अधिकारियों ने शिरकत की। जयपुर ट्रैफिक नोडल अधिकारी और प्रभावशाली व्यक्ति प्रवीण ने अपनी विशेष कविता के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने की महत्ता को बताया और लोगों को जागरूक किया। मौका दिया है उसे हमें बहुत ही बेखूबी से निभाया है और हम लोगों ने 60 बैनर्स पूरे मेन स्पॉट ऑफ जोधपुर में लगाए जाएंगे और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम लोग छोटी वीडियोस बनाकर उसको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप पे उसको रेगुलरली उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए। और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि जोधपुर एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट सिटी बने ट्रैफिक सेंस के मामले में। इसके लिए हम लोग समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और भी कई संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग इसे और भी स्ट्रॉन्ग पुलिस ट्रैफिक के साथ कनेक्ट करेंगे। आज का कार्यक्रम हुआ है उसमें मुख्य अतिथि कौन कौन सम्मिलित है? इसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफ जोधपुर से डिप्टी कमिश्नर साहब एंड एसी कमिश्नर साहब और भी कई डिग्निटीज ऑफ जोधपुर ट्रैफिक ऑफ पुलिस के शामिल थे। इसमें इस तरह के कार्यक्रम और भी पहले हुए हैं, आपके कार्यक्रम में क्या नवाचार रहा, क्या नयापन रहा? इसमें नयाचार ये रहा कि इसमें हमने यंग लोगों को टारगेट किया है कि यंग जनरेशन जो अभी नई तरीके से गाड़ी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बैनर्स इनको दिए गए हैं और ये ट्राई किया गया है कि इसको ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं और वहाँ पे इन लोगों को अवेयर किया जाए। और हम लोग एक रोटरी क्लब्स के थ्रू एक मटेरियल हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसमें मटेरियल हम लोग ट्रैफिक पुलिस को ये इनिशिएटिव करेंगे कि ये मटेरियल्स जब भी लर्निंग लाइसेंस के लिए ये इशू किए जाए तो उससे पहले वो फील किए जाए, उसके बाद ही लर्निंग लाइसेंस के लिए उनको अप्लाई किया जाए। ये आपका परिचय? मनीष सालेचा, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन प्रेसिडेंट। क्लब के सौजन्य से हमें करीब 60 बैनर्स और होर्डिंग्स इनके द्वारा दिया गया है जो कि ट्रैफिक से संबंधित जन जागरूकता अभियान में हमारी मदद करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपके माध्यम से रोटरी क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से भविष्य में भी रोटरी क्लब या कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो हमसे जुड़ना चाहे हमसे जुड़कर काम करे और उनके माध्यम से फिर हम आगे जन जागरूकता करके तो जोधपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। इस तरह के कार्यक्रमों से कहीं न कहीं जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो जागरूकता ही होती है। जनरली ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो एक स्तंभ है इंजीनियरिंग, मतलब कि रोड का डिजाइन कैसा है। एक स्तंभ होता है एनफोर्समेंट, जो पुलिस के द्वारा जो एमवी एक्ट का एनफोर्समेंट किया जाता है और तीसरा स्तंभ होता है एजुकेशन, जो जन जागरूकता। तो सबसे जो मजबूत स्तंभ और सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो होता है जन जागरूकता अभियान। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी ट्रैफिक को लेकर, तब तक एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग से ही केवल हम रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और रोटरी क्लब का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और भविष्य में इसी तरीके से और हम कोलैबोरेट करके अलग अलग संस्थाओं के साथ
जोधपुर के ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आमजन के लिए क्या मैसेज आपका, क्या कहना है? आम जन के लिए यही मैसेज है कि जो हमारे ट्रैफिक रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उसकी पालना करे। ये उनके हित के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। अगर वो हेलमेट पहनेंगे, वो सीट बेल्ट पहनेंगे तो किसी और का फायदा नहीं होगा, उन्हीं का फायदा होगा, और नुकसान भी होगा तो उन्हीं का होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो मेरी अपील है सब लोगों से, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे, जो ट्रैफिक लाइट्स है उसकी पालना करे, नशा का सेवन करके वाहन ना चलाए, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करे, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट के साथ चलाए, और 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट के साथ चलाए। ट्रैफिक की बात करें तो कहीं की नवाचार कुछ और पुलिस कर दी है? बिल्कुल, इस पर मेरा काफी ध्यान है। हम अभी पूरे शहर में जहाँ जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं उसका हम एक बार विश्लेषण कर रहे हैं, और जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर फिर फर्दर विश्लेषण करेंगे भाई किस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल कोई डिफॉल्ट है या फिर वहां पर एनफोर्समेंट की और आवश्यकता है। तो ये सबका एक बार विश्लेषण करके जो भी उसमें कार्रवाई की आवश्यकता होगी, अलग अलग विभागों के साथ मिलकर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे वो जेडीए हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, इन सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाएंगे और उसका फिर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में जो सिपाही तैनात रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई उसका इंतजाम किया? नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में जो हमारे सिपाही रहते हैं उनसे हम रेगुलरली फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई उनको किस चीज की आवश्यकता है। बहुत बार जब कड़ी धूप होती है तो उस हिसाब से हम उनको संसाधन प्रोवाइड कराते हैं, बरसात के वक्त अलग तरीके के संसाधन प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में हमारा प्रयास ये रहता है कि भाई उनका जो डिप्लॉयमेंट है, उनका जो ड्यूटी लगता है वो रोटेशन वाइज लगते रहे, ताकि किसी एक व्यक्ति पर बोझ ना पड़े। तो ये संपर्क सभा लेकर एक बार मैं उनसे इंटरेक्ट भी करूंगा, उनसे चर्चा भी करूंगा उनकी क्या समस्याएं हैं, और जो भी हमारे बस में होगा, जो भी हमारे लेवल की बात होगी, उस तरीके से उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। होमगार्ड के जो सिपाही तैनात रहते हैं उनको कोई विशेष प्रशिक्षण या ऐसा कुछ दिया जाएगा ताकि वो और सुदृढ़? नहीं, उनको ऑलरेडी हम उनकी ब्रीफिंग करते हैं, उनको एमवी एक्ट के बारे में बताते हैं। बाकी होमगार्ड का जो रोल है वो केवल ट्रैफिक को सप्लीमेंट करने का है ना, वो ट्रैफिक के जाब्ते के साथ रहते हैं, वो अकेले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जितना उनसे अपेक्षा है उस हिसाब से उनकी ब्रीफिंग की जाती है और उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी की जाती है। यूपी के हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र के गांव सपनावत में कुछ दिन पहले एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर दी। बताया गया कि पीड़ित परिवार ने एक प्राइवेट कंपनी से लोन लिया था, जिसके बाद कंपनी के एजेंट पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाते रहे, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले को लेकर सपा नेता संजय गहलोत ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक जो लोन कंपनी थी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, और साथ ही साथ उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार की मदद की कर उनके लिए मकान बनवाए जाने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी करी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो सपा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी परिवार की मदद करेंगे। धौलाना विधानसभा में गांव सपनावत पड़ता है। पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 3 लाख का मात्र उन पर लोन था। जब आज के समय में कोई इंसान अपने उंगली में एक सुई तक नहीं चुभो सकता, तो सोचो अपनी जान उन लोगों ने कैसे ली है। कितने बेबस, कितने परेशान और गरीबी से तंग आकर उन लोगों ने अपनी जान ली है। तो डीएम साहब के पीड़ित परिवार को मैं डीएम साहब से मिलवाया था और डीएम साहब से हमने मांग की थी कि एक परिवार में एक नौकरी हो, एक उनका घर जर्जर हालत में है, एक उनको एक प्रधानमंत्री योजना के तहत एक आवास मिल जाए और एक बच्चे की सरकारी नौकरी मिल जाए, और हो सके तो उन्हें थोड़ी जमीन मिल जाए, 2-4-5 बीघे, जो अपना जीवन व्यतीत कर सके वो अच्छे से। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएम साहब ने आश्वासन तो दिया पर लेकिन संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। कौन सी कंपनी से लोन लिया था? लोन तो कंपनी बहुत सारी चल रही है, इस बात की तो जानकारी नहीं, पर हाँ लेकिन जिस कंपनी से लोन हुआ है, लोन कंपनी मालिक पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसके एम्प्लॉई, जो कंपनी का मैनेजर या कंपनी मालिक जिन पे भेजता था उनके के वहाँ से लोन रिकवरी करो, तो उन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो भी बहुत छोटी धाराओं में, जो कि मेरे पास भी कुछ देर बाद उसकी एफआईआर की कॉपी आने वाली है, तो मैं आपको अच्छे से तब बता पाऊंगा। तो ना तो एफआईआर से संतुष्ट है वो परिवार और ना ही कुछ भी उन लोगों को अभी तक कोई योजना के तहत या मतलब कोई भी लाभ, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो इन बातों को 10 से 12 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए। तो उन कंपनी की तरफ से क्या कोई दबाव बनाया जा रहा था? हाँ, कंपनी की तरफ से दबाव ये बनाया जाता है, जो भी एम्प्लॉय कंपनी के आते थे उनके घर पे,
तो वो घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते थे। वो समय नहीं देखते थे कि सुबह को 6 बजे भी 7 बजे भी किसान संजय जिस किसान का नाम संजय था जिसने आत्महत्या करी थी, वो बेचारा घर पे देर सवेर आता था कि लोन वाले ना जाएं। तो लोन वाले आते थे उसके घर पे, कभी ताला लगाने की धमकी देते थे, कभी मोहल्ले वालों के सामने गाली देते थे। और अभी कुछ दिन पहले तो उसके एक बेटे को उन्होंने ले गए और 4-6 घंटे में गाँव के कुछ लोगों ने लोन वालों से कहा कि चलो हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, तुम्हें लोन दिलवा देंगे, इसके बच्चे को छोड़ दो। तो जिस माँ बाप का जवान बेटा को ले जाए और जिस जवान बच्ची के सामने लोन वाले उसके बाप के साथ बदतमीजी करे, गाली दे, तो वो बेचारा क्या करता। तभी उसने परेशान होकर जहर खाया। अभी कितना बकाया होगा उस पे? 1-2 किस्त बता रहे थे कि छूटी है, तो बकाया तो लोन का, हाँ लोन का बकाया ये रहता है कि ये जो आप 3 लाख का लोन लोगे और 1 या 2 साल बाद जब सब पूरा करने जाओगे, खत्म करोगे लोन को, तो उतना का उतना लोन रहता है, क्योंकि ये ब्याज के नाम पर पहले सारा पैसा काट लेते हैं। इससे मैं वाफी को अवगत हूँ। आगे रणनीति समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हम काम करेंगे और इन्हें परिवार को, अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार जिसकी होती है हमेशा उसी को कहा जाता है, तो मैं तो योगी जी और मोदी जी से भी गुहार लगाऊंगा कि इस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद करी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है और आपकी सरकार के अंदर 3 लोग जब आत्महत्या कर लेंगे जहर खाकर, तो ये बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत दुखद बात है कि आपकी सरकार में ये काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के कलेक्टर के निर्देश अनुसार और डबरा एसडीएम बालेश्वर राम के मार्गदर्शन में थाना डबरा क्षेत्र के अंतर्गत सकराली गांव से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर तहसीलदार डबरा और डबरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और 2 हाईवा, 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त कर थाना डबरा को सौंप दिया। बताया गया है कि हाईवा और ट्रैक्टर चालक के मौके पर वैधानिक दस्तावेज नहीं देने पर ये कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार डबरा डॉक्टर रविशंकर राठौर ने बताया कि किसी भी प्रकार के अवैध काम पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय जांजगीर के कचहरी चौक में पिछले हर साल की तरह इस साल भी भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि शनिवार को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। वहीं इस मौके पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बता दें कि ये पंडाल कोलकाता के कारीगरों ने 15 दिनों में तैयार किया है और पंडाल की चौड़ाई 100 फीट और 60 फीट ऊंचा है, तो वहीं गणेश की प्रतिमा लगभग 18 फीट है। जी मैं बताएंगे कौन सा जगह लिए खड़े थे, कब से क्या कैसा? ये कचहरी चौक का राजा के नाम से फेमस है हमारा जो गणेश भगवान है। 16 साल से हम लगातार यहीं कचहरी चौक में इसे बैठाते आ रहे हैं। जाजलदेव गणेश सेवा समिति के नाम से हम लोग 16 वर्षों से गणेश स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे। चंदा मामा का विशेष कैसा है, कहाँ से है? चंदा मामा थीम ये कलकत्ता की थीम है, वहाँ के कारीगर आए हुए हैं। उन्होंने इस थीम पे यहाँ पे 1 महीने से कठिन श्रम करके इसका निर्माण किया है। लोगों को क्या संदेश, मतलब क्या संदेश मिलता है इससे? अब गणेश स्थापना 1883 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी हमारे देश में, और इससे क्या होता है, हिंदुओं में जो एकता की एक मिसाल उन्होंने पेश की थी। सभी एकजुट होते हैं, एकजुट होकर पूजा अर्चना करते हैं। सभी शहर के वासी रात शाम के समय, पूजा के समय यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और हमारे द्वारा पूरे शहर में विशेष भंडारे का आयोजन किया जा रहा है 16 वर्षों से। चांदनी झलरिया। ये आप गणेश जी के दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। 16 साल से यहाँ कचहरी चौक में गणेश भगवान बैठ रहे हैं और अच्छा लगा। क्या नया देखे यहाँ इस बार? इस बार वैसे हर बार अलग अलग रहता है, लेकिन इस बार का ज़्यादा ही अच्छा है। चंदा मामा के तर्ज पे पंडाल को बनाया गया। अच्छा, चंदा मामा के तर्ज में पंडाल को बनाया गया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बधाई देना चाहेंगे समिति वाले? हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। क्या विशेषता है इस गणेश पंडाल की? गणेश पंडाल इस बार हम लोग 16 वर्ष हो गए हैं यहाँ कचहरी चौक राजा बैठाते हुए, और इस बार चंदा मामा की थीम में अपन यहाँ पंडाल बनाए हुए हैं। बड़गांव के जो प्रसिद्ध कारीगर हैं उनके द्वारा 16 से 17 फीट की मूर्ति बनाई गई है, और ये विशेषता इस बार पंडाल की। आपको जो कुछ ये
कलकत्ता के कारीगर द्वारा ना पूरा बनाया गया पंडाल को। और हम लोग एक कूपन रखे हुए, लकी ड्रा है, वो सहयोग राशि के रूप में भी है और 200 रुपये के सहयोग राशि में आपको विशेष उपहार मिल सकते हैं यहाँ। और पंडाल की इस 200 के सहयोग राशि से पंडाल का सहयोग होते रहता है। इससे कहाँ से आया ऐसा दिमाग? चंदा मामा का थीम तो ऐसा एक बुलाए थे अपन जो टेंट का काम करते हैं, डेकोरेशन काम करते हैं, उनसे अपन 2-3 थीम देखे हुए थे। चंदा मामा का थीम हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए इस बार चंदा मामा थीम बनवाए। छत्तीसगढ़ के तेवाड़ा की बेला डेला किरंदुल NMDC ने बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति के लिए 7 करोड़ 38 लाख रुपए का मुआवजा बांटा। बता दें कि BIOP स्कूल सभागार में जिला प्रशासन की निगरानी में बाढ़ पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि वितरित की गई, जिसमें NMDC ने कुल 267 पीड़ित परिवारों को 4 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि के चेक दी। जिसके बाद बाढ़ पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और NMDC मुख्यालय महाप्रबंधक संजीव सही को धन्यवाद दिया। बताया गया कि जिले में लगातार हो रही बारिश से फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते पीड़ितों ने NMDC मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय का घेराव किया था, जिसके देखते हुए देर रात तक मुआवजा राशि बांटी गई। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय में दूर दराज से आए लाभार्थियों से मुलाकात की, जिस दौरान रायपुर ब्लॉक की भगत सिंह कॉलोनी से इजाजुद्दीन अपनी दिव्यांग पुत्री फरहाना, जिनकी भरण पोषण पेंशन 8 महीने से रुकी हुई थी, उन्होंने डीएम सविन बंसल को अपनी समस्या बताई, जिस पर डीएम ने तुरंत एक्शन लिया और जिला समाज कल्याण अधिकारी को त्वरित कार्रवाई करते हुए पेंशन शाम तक भुगतान करने के निर्देश दिए। जिसके बाद फरहाना की 8 महीने से रुकी 12,000 की पेंशन का भुगतान पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में कर दिया गया। साथ ही डीएम सविन बंसल ने समस्याओं को ब्लॉक स्तर के कार्यालय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण किया गया तो हमारा पूरा जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एल्डरली पेंशन वो ऑनलाइन हो चुके हैं। डिस्पाइट बीइंग ऑनलाइन जो पेंडेंसी पाई गई वो 18 दिन की 17 दिन की पेंडेंसी ऑफिस में पाई गई थी। तो उसके लिए हमने उनको निर्देशित किया है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये पेंडेंसी 7 दिन से ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी तरह से उनको कहीं कोऑर्डिनेट नहीं करना है, कोई डिले का कोई ग्राउंड बनता नहीं है। सेकेंडली, जब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, वहाँ पे कुछ दूर दराज से आए हुए बुजुर्ग लाभार्थी, विकलांग लाभार्थी, दिव्यांगजन हमारे पाए गए हैं, दोज हू वर वेटिंग फॉर वीक्स एंड मंथ्स टू हैव देयर पेंशन अप्रूव्ड। सो डैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। जो लाभार्थी पाए गए थे वो निर्देशित किया गया कि आज शाम तक उनकी पेंशन स्वीकृत हो जानी चाहिए, दे विल रिपोर्ट बैक। सो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ये है कि जो हमारे ब्लॉक्स पे ग्राम पंचायतों में जो हमारे लोअर स्टाफ है, लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके द्वारा अपनी एप्लीकेशंस की या लाभार्थियों से संवाद कायम करने में थोड़ी कमी है। सो वो निर्देशित किया गया है कि ब्लॉक से या दूर दराज से हमारे लाभार्थियों का आने का यहाँ पे मतलब नहीं होना चाहिए। जब ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, सुगम हो गई है, तो ब्लॉक तक लाभार्थी या हमारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स तक ही लाभार्थी को आना पड़े, यहाँ पे उनका आवागमन ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो। बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध लगातार किसानों में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले कई दिनों से तहसील परिसर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं, वहीं आज बोर्ड क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैनर तले सैकड़ों किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने क्या कहा, सुनिए। आज ये जो हमारा यहाँ 80 कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, एक तो इसमें हमारे जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, हम उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। सरकार हमारी फसलों के पैसा एडवांस में दे दे, भाव एडवांस में दे दे और मजदूर की मजदूरी एडवांस दे दे, तो हम भी बिजली का एडवांस पैसा देकर लगवा लेंगे, नहीं तो किसी भी सूरत में हम इसे गाँव में नहीं लगने देंगे।
दूसरा, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा। जिस तरीके से विधायकों ने अपनी आमदनी भत्ते बढ़ाए, उसी तरीके से किसानों के भी 6,000 की बजाय 50,000 साल के करे जा। ये हमारी सब समस्याएं, इन सब समस्याओं को लेकर आज यहाँ हमने धरना प्रदर्शन करा, और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो यहाँ धरना हमारा अनिश्चितकालीन चला। देखिए, जिस तरीके से सीपीयू के चलान कट रहे 10-10 हजार के, 20-20 हजार के, हमारे फसलों के रेट जिस 1.5 गुना 20 साल में जितने बढ़े, जितना रेट किसान का 20 साल में बढ़ा फसलों का, उसी हिसाब से चलानों के रेट बढ़ा दें। हम 10,000 का चलान किसी सूरत में नहीं देंगे, हम मात्र 100 रुपए का चलान देंगे। अगर कोई पुलिस विभाग किसी किसान या मजदूर की मोटरसाइकिल का चलान काटेगा तो उसके कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। सुनो कि सरकार अभी पूंजीपतियों की तानाशाहों की सरकार है। ये सरकार देश में किसान की, मजदूर की सरकार नहीं है, और ये पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की सरकार है। जब देश में किसानों की और मजदूरों की सरकार होगी तब सुनोगी। सरकार को सुनाने का ये माध्यम है जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वालों ने तराई कर दी, तो हम तो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन तो उत्तराखंड में भी जबरदस्त है। ये क्या है कि ये स्मार्ट मीटर लगाओगे, इन पुराने मीटरों से काम नहीं चल रहा, या यहाँ भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह का काम ना इसको किसान जो है उसको बर्दाश्त करने का, ना कोई व्यापारी करने का, ना ये इतनी जो है इतनी महंगी बिजली करवा के क्या इस किसान का करना चाह रहे। ये धरना चलेगा, बड़ी लड़ाई के लिए किसान तैयार है। भाई एक बात तो बताओ, इतने की मोटरसाइकिल में उससे ज्यादा का चालान, तो लूट मचाने का ही तो एक वो कर दिया। अगर उस पर साथ के साथ सेटिंग भी कर लेगा ना, 1,000 रुपए जेब में डाल दे, तेरा कुछ नहीं करने का। एक तो ये सारे नियम बदलने चाहिए। भाई किसी पे कागज नहीं है, वो अपने मोबाइल में भी रख रहा, तो उस पर भी मानना जाए कि वो कागज मोबाइल पे ही मान रहा है। यहाँ कुछ नहीं मानना जा रहा, यहाँ तो बस चलान काट रहे, और चलान किसी पे पैसे नहीं है तो बस जो है उसका इलाज कर रहे। गरीब लोगों का आनंद क्या है? गरीबों का आनंद हो रहा भाई। हाँ, एक मिल है भाई, इकबालपुर शुगर मिल, बहुत कई साल लोग आए, लगभग 4-5 साल लोग, उस पर जो है हाँ हरियाणा के किसान है, वे रोज परेशान रहे, रोज धरना प्रदर्शन करे, उस पर भी सरकार ध्यान दे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से 10 साल पहले खुले मंच में कहा था कि भाई हम गन्ने का रेट 450 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार आ गई। 10 साल पहले कहा, और गन्ने का रेट कितना है? उत्तराखंड को तो नजीर मानते थे, उत्तराखंड का रेट जो होता था उससे भाई 10 रुपए अधिक रहता था। आज यहाँ के किसान की क्या हालात है? तो इन सारे चीजों पे, इन सारे विषयों को लेकर ये धरना, ये लड़ाई, ये प्रदर्शन, ये संगठन के जारी रहे। छत्तीसगढ़ के सगटी जिले की प्रभारी और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी राजवाड़े से अपनी नाराजगी व्यक्त की और जिला सदस्य मंडल अध्यक्ष और संघ के कार्यकर्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान बीजेपी महामंत्री गोकुल साहू मंडल अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं कांग्रेस से आए लोगों को बीजेपी ने अनेकों पद दे रही है। और वहीं मल्लिका राम साहू जिला सदस्य सभापति सहकारिता ने कहा कि जमीनी स्तर में से मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, लेकिन जो कल आए उन्हें मंच पर लिया जा रहा है। क्या परेशानी है आप लोग? पुराना कार्यकर्ता हूँ भाजपा के। और आज जीवन भर तो भाजपा के काम कर रहे हैं। और आज कौन ये काम करते कमर बैठक होते गुलाब में मैं गोकुल साहू, ग्राम रायपुरा, भाजपा कार्यकर्ता, मुखिया मंडल जयपुर विधानसभा। जो भारतीय जनता पार्टी में 15 साल 20 साल से काम कर रहा है उसको सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, और जो कांग्रेस का सरकार आया है तो कांग्रेस का पार्टी का सरपंच को सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ऐसे मंडल ऐसे जिला अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचारी का काम कर रहा है संगठन, तो संगठन कहाँ से विस्तार होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद पंचायत सेक्रेटरी, सभापति, सहकारिता एवं उद्योग। मैं पार्टी से 20 साल पूर्व से जुड़ा हूं और किसी प्रकार के संगठन में कोई पद नहीं मिल रहा है, केवल औपचारिकता पद दिया जाता है। अभी पूर्व विधानसभा में कई एक अच्छे पद में रह करके उन लोगों
चरणदास से मिल गए, उन्हीं लोगों को अच्छे पद में जिला का पद दिया जा रहा है। संगठन पद आवंटन करने पूर्व निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाते हैं, जो संशोधन नहीं हो पाता, और एक बार उसको मतलब ऊपर का आदेश, प्रदेश का आदेश है कहा करके उसको फॉलो करा देते हैं। धन्यवाद। यूपी के हापुड़ में पुलिस टीम ने बैंक खातों से धनराशि की निकासी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया गया कि थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने एक क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी निकालकर लोगों के बैंक खातों से धनराशि निकासी करने वालों का पर्दाफाश किया और गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 3 रशीदें और नकदी बरामद की गई है। थाना पुलिस ने जो खुलासा क्या है? ये जो गिरोह पकड़ा गया है वो लोग क्रेडिट कार्ड के रिफंड दिलाने और अन्य प्रॉफिट दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर अधिकारी बन के पीड़ितों को कॉल करते थे और उनके OTP और जन्मतिथि इत्यादि की जानकारी करके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया करते थे। उपसंबंध में साइबर थाना हापुड़ पर भी मुकदमा पंजीकृत था, जिसका अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, कुछ फर्जी रसीदें तथा कुछ नकदी भी बरामद की गई है। कितने लोगों से 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, शेष के संबंध में जानकारी की जा रही है। कितने लोगों से इन्होंने ठगी करी? अभी हम लोग नंबरों के आधार पे और भी जानकारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारी एक घटना का अनावरण हुआ है जो कि साइबर क्राइम थाने पर मुकदमा लिखा गया था। सर, कोई ऑफिस बनाकर काम कर रहे थे या कहीं घर से कर रहे थे लोग? ये भिन्न स्थानों से अपने स्थान बदलते रहते थे, जिससे कि लोकेशन की जानकारी ना हो सके। मुख्य सचिव राधा अतुल ने सचिवालय में आयोजित देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने DICCC प्रोजेक्ट और इसके कंपोनेंट्स को ITDA को सौंपते हुए इसमें पुलिस विभाग की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया। साथ ही मुख्य सचिव ने ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड और DSCL के मध्य विवाद पर निर्णय के लिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और नियोजन विभाग के अधिकारियों की कमेटी गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस दौरान DICCC के तहत राजस्व भागीदारी और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी और उत्तराखंड परिवहन निगम को इलेक्ट्रिक बसों को सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। खबर हरिद्वार से है, जहां महानगर व्यापार के जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने नगर आयुक्त वरुण चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी कि डेंगू जिस तरह तेजी से पैर पसारने की तैयारी में है, उसकी रोकथाम के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास जारी रखना होगा। हरिद्वार को डेंगू मुक्त तभी बनाया जा सकता है जब हम सभी मिलजुल कर शासन, प्रशासन, नगर निगम का सहयोग करते हुए खुद जागरूक हो और अन्य लोगों को जागरूक करें। जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि महानगर व्यापार मंडल वार्डों में, बाजारों में जागरूकता को लेकर अभियान भी चलाएगा और जनता को जागरूक कर उन्हें सफाई के लिए अपील करेगा। साफ सफाई जिससे कि शहर में बनी रहे। और तो वहीं महानगर अध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया और महामंत्री नाथी राम सैनी ने कहा कि कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव फॉगिंग को नगर निगम प्रयासरत है और जिसमें कई इलाकों में अभी कार्य में और तेजी लाने की जरूरत है। जिन वार्ड में, बाजारों में फॉगिंग नहीं हो पाई है, उनमें युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। मंडल के सभी सम्मानित साथियों ने, प्रतिनिधि मंडल ने, हमारे महानगर अध्यक्ष चौरसिया जी, नाथीराम जी, हमारे जितने साथी थे तमाम, पंकज माटा जी, सोनू चौधरी जी, सभी ने संयुक्त रूप से नगर आयुक्त साहब से मांग करी है कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए वृहद स्तर पर, युद्ध स्तर पर हरिद्वार में एक बड़ी ड्राइव चले, जिससे पिछले साल जो यहाँ पे डेंगू को छूता आंकड़ा था, मौतों को छूता आंकड़ा था, उसको कम करने में हमें सहायता मिले। हरिद्वार नगर निगम में छोटी गलियाँ, तंग गलियाँ, 60 के 60 वार्डों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, बाजारों में फॉगिंग की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए और इस पे कार्य किया जाए जिससे हम डेंगू के लार्वा को नष्ट करें। और साथ ही जनता से, हरिद्वार की सम्मानित नगर निगम की जनता से, व्यापारियों से हमारी अपील है कि इसका ध्यान रखते हुए जागरूक हों, स्वयं जागरूक बने, घरों के आसपास, कूलर में, फ्रिज के आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डेंगू जानलेवा है और इससे बचने के उपाय सुनिश्चित करें। इशूज़ थे जो आज व्यापार मंडल ने रेस करे हैं। हम लोग अपने स्तर से निरंतर प्रयास कर रहे हैं डेंगू की रोकथाम के लिए और उसमें हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हरिद्वार के नागरिकों से हम आउटरीच प्रोग्राम भी चला रहे हैं। सब लोगों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए हम अपील कर रहे हैं और कुछ इशूज़ हैं जो व्यापार मंडल ने रेस करे हैं, उनका भी हम जल्द ही निस्तारण कर देंगे।
मेजर इशू है वाटर लॉगिंग का। पिछले वर्षों में जो एक चीज़ देखी गई थी कि हरिद्वार में वाटर लॉगिंग के काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते थे, बट इस साल हमने स्पेशल ड्राइव चला के, आपने देखा होगा मानसून के दौरान भी वाटर लॉगिंग की कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट हमारे यहाँ नहीं आई। बहुत एक्सेप्शनल 1-2 केसेस थे ऐसे जहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू हुआ था, जिसको हमने आधे पौने घंटे में टेक केयर कर लिया था। तो हम काफ़ी होपफुल हैं। मुझे उम्मीद है इस साल हमारी जो प्रिपरेशन रही है मानसून के लिए और डेंगू को लेके जो हमारे कार्य चल रहे हैं, जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, हम डेंगू को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे और जो हमारे केसेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम आवास में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में फिल्म निर्माण और फिल्मांकन से संबंधित कई विषयों और प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार की कई सुविधाओं पर चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 2024 की फिल्म नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य के पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। साथ ही नई फिल्म नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्मांकन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है ताकि फिल्म निर्माताओं को सुविधा, साथ ही फिल्मों और ओटीटी की शूटिंग पर भी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्म जगत में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में विधायक नितिन देशमुख के नेतृत्व में ठाकरे समूह ने कलेक्टर कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ठाकरे समूह ने भारी बारिश से खेतों में हुए नुकसान का पंचनामा बनाकर किसानों को आर्थिक सहायता की घोषणा की जाने की मांग की। बता दें कि अकोला में लगातार बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान विधायक देशमुख ने सोयाबीन का गारंटी मूल्य कम से कम 7,000 रुपए दिए जाने की मांग की। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं प्रकाश डवले, अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ। आज जो किसानों के प्रश्नों के लिए आंदोलन यहाँ पर रखा गया है, माननीय जिला प्रमुख नितिन बापू देशमुख और गोपाल जी दासकर, इनके नेतृत्व में आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने यहाँ पर आंदोलन रखा है। आंदोलन की मुख्य मांग है कि किसानों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जुलाई और अगस्त ये 2 महीने में लगातार बारिश के कारण किसानों की परिस्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है और उनको पीक बीमा की 25% रकम तत्काल मिलनी चाहिए। कपास को 10,000 रुपये हमी भाव मिलना चाहिए। उसके बाद सोयाबीन को 7,000 रुपये भाव मिलना चाहिए। ये मुख्य मांग किसानों की है और जो सरकार है, महाराष्ट्र शासन, एक किसी भी प्रकार की ध्यान शेतकरियों पर दे रहे नहीं, किसानों पर नहीं दे रहे, तो उन्हें जल्द से जल्द न्याय देना पड़ेगा किसानों को, अन्यथा किसान का आंदोलन और तीव्र होगा और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का शांत बैठने वाला नहीं। किसानों को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जय महाराष्ट्र। किसान की ऐसी परिस्थिति है, सोयाबीन का पेरा जिले में 99% सोयाबीन का पेरा है। जिले में ऐसी परिस्थिति की सोयाबीन को एक भी शेंगा नहीं, एक भी नहीं है। देखो ये किसान क्या करेगा, मतलब ये जो सोयाबीन के पेड़ पौधे आपके सामने लाए, इसमें एकड़ में 1 पाव भी निकलता नहीं, 1 पाव। किसान क्या करेगा? तो भी शासन ने जल्दी से जल्दी ओला दुष्काळ जाहिर करके 25% मदद तत्काल किसानों के खाते में जमा करना चाहिए। ये आज शिवसेना के हमारे जिला प्रमुख गोपाल दासकर के नेतृत्व में हमारे सहयोगी पदाधिकारी शिवसेना के नेतृत्व में आज जो धरने आंदोलन है, अगर शासन ने अभी 2-4 दिन में निर्णय नहीं लिया तो इससे हम तीव्र आंदोलन किसान का यहाँ जिले में छेड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से शासन को ये कहना चाहता हूँ कि तत्काल ओला दुष्काळ जाहिर करके किसान के खाते में 25% पीक बीमा के पैसे तत्काल जमा करना चाहिए। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती काशीपुर के स्टेशन रोड स्थित पंत पार्क में मनाई गई, जिसमें कई संगठनों के लोगों ने शिरकत की। साथ ही भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जीवन पर प्रकाश डालते हुए भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का काशीपुर से पुराना रिश्ता रहा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की बताए मार्ग पर चलने का यहाँ संकल्प लिया गया था। कांग्रेस नेता जितेंद्र सरस्वती ने गोष्ठी के दौरान बताया कि भारत रत्न
पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। वो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम और स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में वो देश के गृह मंत्री भी बने। उन्होंने संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और गृह मंत्री पद पर रहते हुए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती के अवसर पर यह हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की कर्म भूमि काशीपुर रही है और काशीपुर में उन्होंने अपने कार्यों के अनुसार देश में अपना नाम रोशन किया। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से उनका योगदान रहा वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसी शख्सियत जिसको भारत रत्न मिला है वो इस काशीपुर की कर्मभूमि में अपने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा उन्होंने गुजारा। आज हम सभी लोग विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग मिलकर उनकी जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। अरुण चौहान जी, राशिद फारूकी जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पंच आयोजन समिति की ओर से सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती का यहाँ पर आयोजन किया था और ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि पंत जी का स्मरण यहाँ पर होता है। और पंत जी एक ऐसी शख्सियत रहे जो देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन उनको देश के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के तौर पर ही हमेशा जाना जाता रहा। तो काशीपुर उनकी कर्मभूमि रही, ये काशीपुर का सौभाग्य है और आज उनके जन्म दिवस पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उन्होंने संदेश दिया जिस भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को महान बनाने का, हम उस संदेश को सभी से ये कहेंगे जो अनुसरण करें, उस मार्ग को आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें पल्स 24 न्यूज।